जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय सेकंड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए। आज का पहला हेडिंग है वैद्युत विभव। कि वैद्युत विभव क्या चीज है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिक होगा। हम लोग जानेंगे वैद्युत विद्युत विभव किसे कहते हैं, फिर विभव के प्रकार हम जानेंगे, और एक शब्द आता है विभवांतर, वो क्या है, और किसी बिंदु पर अगर मुझे वैद्युत विभव की गणना करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो लेक्चर होगा बेसिक होगा, मजा आएगा, और बहुत सारी चीजें डेरिवेशन होंगे, कुछ थ्योरीज होंगी, सब कुछ आएगा। तो पहले हेडिंग डालिएगा, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसके लिए पहले अध्याय की कुछ बातें अपने को रिमाइंड करना पड़ेगा। क्या कि मान लीजिए ये कोई धनावेश है, कोई बिंदु आवेश है, और हमें पता है बिंदु आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। और इस विद्युत क्षेत्र में, चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक धनावेश यानी चूहा प्रवेश कर जाए तो ये एकांक धनावेश एक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर ये धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल, ऋणावेश है तो आकर्षण बल। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक बिंदु आवेश है, धनावेश है, जो कि अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। और इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक धनावेश प्रवेश करता है तो एकांक धनावेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। अच्छा, एकांक धनावेश कहां तक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करेगा? तो हमें एक चीज पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अच्छा, ये जो आर है, आर का मान अब अनंत रखिए तो क्या आएगा? अगर मैं आर का मान अनंत रख दूं तो अनंत का स्क्वायर अनंत ही होता है, और 1/अनंत यानी शून्य होता है। अर्थात 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 अनंत दूरी तक विद्युत क्षेत्र लगेगा, और अनंत पे अनंत पे अनंत पे अनंत पे अनंत पे अनंत दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है ना? तो पहली बात ये समझ में आई कि अनंत दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है शून्य होती है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है मतलब क्या हुआ? अनंत दूरी पे एकांक धनावेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा। अरे विद्युत क्षेत्र क्या है? एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अनंत दूरी पर कोई बल काम नहीं करेगा, यानी एकांक धनावेश किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पहली चीज समझ में आई कि भैया अनंत दूरी पर स्थिर वैद्युत बल का मान शून्य हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी शून्य हो जाता है। यानी अनंत दूरी पर एकांक धनावेश पर कोई बल काम नहीं करेगा, यानी एकांक धनावेश अनंत दूरी पर आराम से मस्त बैठा रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज यही कि भैया जो बिंदु आवेश है, धनावेश है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, और और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह बाहर की तरफ होती है। अतः याद आया कि भैया धनावेश जो विद्युत क्षेत्र लगाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, वह बाहर की तरफ बनाता है। धनावेश में बाहर की तरफ और ऋणावेश में अंदर की तरफ बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु आवेश बाहर की ओर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। अरे याद करो, अगर मैं एकांक धनावेश को यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दू एकांक धनावेश को, तो एकांक धनावेश पर किस ओर बल लगेगा? इस ओर लगेगा ना। यही तो है स्थिर वैद्युत बल की दिशा। ठीक, ठीक है, यानी धनावेश बाहर की ओर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। ठीक, अब समझो बात को। अगर एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बिंदु ए पर आना चाहे तो क्या खुद से आ सकता है? अगर एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर आना चाहे तो क्या खुद से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करेगा, एक यहाँ तक अनंत दूरी तक। तो अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाना पड़े
तो मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। सही है, स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मुझे स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बच्चों, यही कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। आराम से क्या कहा कि एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई है? परिभाषा क्या हो गई है? एकांक धनावेश को कहां से? अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, और वैद्युत विभव को इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वैद्युत विभव जो हो गया क्या कहलाता है? एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। यानी एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये है वैद्युत विभव। और हमने कहा था जैसे ही कोई नई राशि आएगी तो 3 बातों से हम इसका नामकरण संस्कार किया करेंगे। पहली बात क्या है? इसकी राशि क्या है। दूसरा, इसका मात्रक क्या है। तीसरा, इसका विमेय सूत्र क्या है। चलिए बनाइए। पहली बात तो ये असल में क्या है? किया गया कार्य है कि एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो कार्य किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। तो विभव भी तो एक प्रकार से अदिश राशि ही हुआ। मात्रक की बात करें तो कार्य बटे आवेश, कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। अच्छा, कार्य का एक मात्रक और होता है। कार्य क्या होता है असल में? बल गुणे विस्थापन ना, बल गुणे विस्थापन। अब बटे क्या है? आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो एक मात्रक ये भी होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। अच्छा, एक और मात्रक होता है जिसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट। ध्यान रखिएगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये सही ऐसा ही मात्रक है ना, जूल प्रति कूलाम भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी होता है, इसे वोल्ट भी कहते हैं। इटली के वैज्ञानिक अलेक्सेंड्रा वोल्टा ने इस बात को क्लैरिफाई किया था, डिटेल किया था। इसीलिए उनके नाम के सम्मान में
वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट कहा गया, वोल्ट, कैपिटल V से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसका आप विभव सूत्र बनाइए, क्या आएगा विभव सूत्र, यस निकाल लो। कार्य का विभव सूत्र क्या होता है पता है, नहीं पता तो बोल बल का क्या होता है, यस निकाल लो। अब हमको बल का याद है, क्या होता है, mLT-2। ये क्या, विस्थापन, विस्थापन यानी लंबाई, लंबाई का विभव सूत्र होता है L बटे कूलाम आवेश, आवेश, आवेश का विभव सूत्र होता है T ए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा विभव सूत्र। यहाँ पे m कितने हैं, एक है, L एक टोटल हो गया L 2, T एक ऊपर जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, और T माइनस 2 ये भी है, टोटल T माइनस 3 हो गया। ठीक, A यहाँ पे एक है, ऊपर गया तो A माइनस 1, ये हो गया बच्चों विभव सूत्र किसका, किसका, वैद्युत विभव का विभव सूत्र हो गया, ये वैद्युत विभव का विभव सूत्र ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये है वैद्युत विभव। क्या चीज है वैद्युत विभव, कि हमें पता है कोई बिंदु आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल बनाता है, लगाता है। धनावेश बाहर की तरफ स्थिर वैद्युत बल लगाता है, यानी अगर कोई एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक, कहां तक बल लगता है, अनंत दूरी तक बल लगता है, यानी अनंत दूरी पर एकांक धनावेश पर कोई बल काम नहीं करेगा, इसलिए वो आराम से बैठा है। अब ऐसा मैं कुछ करूं कि मैं चाहता हूं एकांक धनावेश को मैं विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लाना चाहता हूं, तो अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही या उतने कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अदिश राशि है, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, और जूल यानी कार्य का एक मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, प्रति कूलाम भी हो गया, और असल में इसका मात्रक वोल्ट, आपको याद रखना वोल्ट, आपको वैसे सब बनना चाहिए, वोल्ट इसका मात्रक है। विभव सूत्र निकाल लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक वोल्ट की परिभाषा पूछता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वोल्ट की परिभाषा पूछ जाता है कि वैद्युत विभव को परिभाषा कीजिए, वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और उसकी सहायता से एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। एक वोल्ट की परिभाषा पूछता है यहाँ पे। चलिए एक वोल्ट की परिभाषा बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, जो वोल्ट आपका आया है वहां पे मात्रक में देखिएगा, मात्रक में देखिए, ये जो वोल्ट आया है कैसे आया है, जूल प्रति कूलाम से आया ना, ऐसे है ना। अरे यार, अरे यार, ये जो विभव होता है क्या होता है, कार्य बटे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश क्या कार्य कहलाता है, वोल्ट, है ना। ये कार्य का मात्रक है जूल, आवेश का मात्रक है कूलाम, तो इन्हीं को कहते हैं वोल्ट। अच्छा, मान लीजिए मैंने कार्य को 1 जूल कह दिया, कूलाम को, यहाँ आवेश को मैंने 1 कूलाम कह दिया, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब मैंने क्या कहा कि भैया मैंने यहाँ पे एकांक धनावेश है ना, उसको 1 कूलाम कह दिया, यानी एकांक धनावेश हो गया 1 कूलाम, और 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में अगर मुझे 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव बच्चों 1 वोल्ट कहलाएगा। ये है 1 वोल्ट की परिभाषा। क्या, यही परिभाषा विभव की परिभाषा है, आप बस मान रख दीजिए। क्या, एकांक धनावेश को कह दीजिए 1 कूलम आवेश है, कितना कार्य कर रहे हैं आप, 1 जूल कार्य कर रहे हैं, तो कितना विभव आएगा, 1 वोल्ट विभव आएगा। तो परिभाषा कैसे बनेगी, 1 कूलम आवेश को अनंत दूरी से
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, यही चीज है परिभाषा। क्या कहा गया यहाँ पे कि एक कूलम आवेश को एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव, यही ना, उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। एग्जैक्टली यही वैद्युत विभव की परिभाषा थी। हमने वहां पे उनका मान रख दिया, मान रख के हमने सारी चीजें बता दी, मात्रक रख के बता दिया हमने। क्या भैया, एकांक धनावेश को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 कूलम आवेश को, फिर वही है अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वो यहाँ भी है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, हमने कह दिया 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो उस कार्य को, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जो कार्य करना पड़ा उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। वही चीज है ना, यहाँ पे हमने बस उसका मात्रक और मान रख दिया। इसे कहते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। ये आता है प्रश्न कि वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए और उसकी सहायता से 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न आता है। तो ये है बच्चों 1 वोल्ट की परिभाषा। इसको आप लोग सुंदर सा छाप लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। हो गया। अब वैद्युत विभव के प्रकार, वैद्युत विभव के प्रकार, अगली हेडिंग डालिएगा, वैद्युत विभव के प्रकार। विभव के प्रकार, ये कितने प्रकार के विभव होते हैं? 2 प्रकार के विभव होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला धनात्मक विभव, पहला है धनात्मक विभव, दूसरा है ऋणात्मक विभव, दूसरा है ऋणात्मक विभव। पहला है धनात्मक विभव, दूसरा ऋणात्मक विभव। समझो बात को, ये कोई धनावेश है, ठीक, और धनावेश बाहर की तरफ स्थिर वैद्युत बल लगाता है अनंत दूरी तक। ठीक है, बाहर की तरफ स्थिर वैद्युत बल लगाता है अनंत दूरी तक। ठीक, अनंत दूरी कौन बैठा है? मास आराम से एकांक धनावेश बैठा है, क्योंकि कोई बल तो उसको लग ही नहीं रहा है, आराम से खाया पिए आराम से बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे हम? बोलेंगे बहुत तुम खा लिए, एक काम करो, अब चलो काम करो थोड़ा। तो जो अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाना है तो एक तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। भैया स्थिर वैद्युत बल ऐसे बल लगा रहा है और एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा ना। तो जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव होता है। हाँ वही चीज है, यही चीज है। यानी अगर तुम्हें कार्य करना पड़ रहा है स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध, उस कंडीशन में जो विभव आएगा धनात्मक विभव कहलाता है। क्या कहा? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख दे क्या इसको?
कि एकांक धनावेश को अनंत से, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में असल में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक, इसका कुछ परिमाण आएगा, बट जो इनका चिन्ह आएगा विभव का प्रकार वो क्या कहलाएगा? धनात्मक विभव। मतलब अगर आपको स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है तो वहां पे धनात्मक विभव होगा। सीधी सी बात ये है। ऋणात्मक की बात करें अगर तो मान लीजिए यहाँ पे ऋणावेश है, ऋणावेश पता है, ऋणावेश में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वह अंदर की तरफ बनती है। इसमें क्या हुआ कि जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा बच्चों वह अंदर की तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अनंत पर कोई एकांक धनावेश बैठा है तो इस पर तो अभी कोई बल नहीं लग रहा है। अनंत पर तो बल का मान शून्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अब अगर एकांक धनावेश को चुप्पे से यहां तक पहुंचा दे तो स्थिर वैद्युत बल एकांक धनावेश पर बल लगाकर उसको अपने ओर खींच ही लेगा। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाने में क्या आपको कुछ काम करना पड़ रहा है? नहीं, स्थिर वैद्युत बल उसको खुद ही खींच लेगा। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल स्वयं काम कर रहा है। इस कंडीशन में उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाएगा। ठीक है, जब स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध हम काम करेंगे तो वहां पे धनात्मक विभव होगा, और जब स्थिर वैद्युत बल स्वयं काम करेगा वहां पर ऋणात्मक विभव होगा। ठीक है, तो क्या है? एकांक धनावेश, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल को कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। सही है, ठीक है। जब स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करते हैं तो उस कंडीशन में धनात्मक विभव कहलाएगा, और जब स्थिर वैद्युत बल स्वयं काम करता है एकांक धनावेश को लाने में, विद्युत क्षेत्र में चलाने में स्वयं काम करता है, उस कंडीशन में ऋणात्मक विभव आएगा। और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं भैया, धनावेश के कारण धनात्मक विभव आएगा, ऋणावेश के कारण ऋणात्मक विभव आएगा। सबसे आसान यही है ना, धनावेश के कारण धनात्मक विभव आएगा और ऋणावेश के कारण ऋणात्मक विभव आएगा।
ठीक है, ये है विभव के प्रकार। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब अगला टॉपिक है विभवांतर। अगला टॉपिक है विभवांतर। हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या चीज है? अच्छा, विभव क्या चीज है? विभव क्या चीज है फिर से? कि एकांक धनावेश को मैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है वह कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं विभवांतर की, तो ध्यान से देखिएगा। ये है कोई बिंदु आवेश जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन रहा है। मैं खाली एक डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, ये बन गया विद्युत क्षेत्र और ये लगेगा बल, स्थिर विद्युत बल कहां तक? अनंत दूरी तक। ठीक है, अनंत। और अनंत के बाद कोई बल काम नहीं करेगा। जहां पे हमारा मस्त एकांक धनावेश मस्ती पे बैठा हुआ है, अब इस पर थोड़ा काम करवाएंगे। बहुत आराम करिए, थोड़ा काम करो। ठीक, अब समझो, अब ऐसे समझो आप कि एकांक धनावेश को मैं इन दो बिंदु पर लाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, मस्त चीज है विभवांतर है क्या चीज। अगर मैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र का बिंदु बी, सॉरी विद्युत क्षेत्र बिंदु ए तक लाऊं तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। सही है? अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाना है तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को बच्चों इस बिंदु का, किस बिंदु का? बिंदु ए का विभव कहते हैं। सही है? अरे यही चीज ना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हुए हमने किया। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में मुझे जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। सही है? ठीक है। अच्छा, फिर से एकांक धनावेश यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मैं इसी एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु बी तक ले जाऊं तब भी मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा और इस कार्य को इस बिंदु का विभव कहते हैं। सही है? इस कार्य को बिंदु बी का विभव कहते हैं। तो बच्चों बिंदु ए का विभव मैंने कह दिया भी ए, बिंदु बी का विभव मैंने कह दिया भी। तो इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। ठीक, लेकिन किताब में परिभाषा कुछ और है यही विभवांतर क्या है? अब समझो बात को। मान लो अनंत से एकांक धनावेश को लाने में, बिंदु ए तक लाने में मुझे मान लो 5 जूल कार्य करना पड़ा। ध्यान से देखिए, समझिए असल में विभवांतर है क्या चीज। मान लीजिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में मुझे 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। फिर से मान लीजिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक लाने में मुझे 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। भैया जैसे जैसे पास जाएंगे बल का मान बढ़ेगा, यानी मुझे इस बिंदु तक ले जाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इस बिंदु तक ले जाने में कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल का मान कम है। ठीक है? ठीक है। अब ध्यान देखो, इस बिंदु तक लाने में मुझे 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है, इस बिंदु तक लाने में मुझे 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो दोनों बिंदुओं के बीच कार्य का अंतर कितना हुआ? 5 में से 2 घटा दो, 3 जूल का अंतर हुआ। यानी ये हुआ, अगर मुझे एक, अब ध्यान से अगर हालांकि इसी चीज को विभवांतर कहते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एकांक धनावेश बिंदु बी पर बैठा है, मान लीजिए एकांक धनावेश बिंदु बी पर बैठा है और मुझे एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं बच्चों विभवांतर। कितना? किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है
एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं तो ठीक है, लेकिन असल परिभाषा क्या किताबी भाषा में कि ये विद्युत क्षेत्र पूरा है, ये दोनों बिंदु कहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र में ही है। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में मुझे जो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है, इस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। चलिए यही आपने लिखा, एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V, पता ना विभवांतर यानी डेल्टा V बराबर W/Q0। परिभाषा क्या चीज है, परिभाषा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है भैया, इन दोनों बिंदुओं के बीच का कार्य का अंतर इतना नहीं ना है, ठीक, यानी मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा एकांक धनावेश को B से A तक लाने में, इसी कहते हैं विभवांतर, है ना। विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। फिर पूरी कहानी वही है, इसकी राशि भी है, तो असल में ये भी एक प्रकार से विभव ही ना हुआ, है ना। तो इसकी राशि भी वही सेम है, क्या है, अदिश राशि है, सेम चीज है। अच्छा, इसका मात्रक भी वही हुआ, मात्रक भी क्या हुआ भाई, जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, या सबसे महत्वपूर्ण चीज वोल्ट, जिसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट। विभव सूत्र भी सेम हो जाएगा, विभव सूत्र भी सेम आ जाएगा, सब कुछ सेम है, विभव सूत्र सेम होगा। क्या है विभव सूत्र, देखिए ML2T-3A-1 सेम चीज है, विभव सूत्र भी वही चीज है। और यहां भी आपसे पूछेगा भैया 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ, बता देना आप 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे बताओगे आप, यहां से बताओगे आप कि मान लीजिए मैंने कार्य को 1 जूल मान लिया, आवेश को मैंने 1 कूलम आवेश मान लिया, तो 1 जूल बटे 1 कूलम कहलाएगा 1 वोल्ट। बना लीजिए परिभाषा, ये परिभाषा है कि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो इसी प्रकार से, है ना, क्या कहा, कहां लिख दे, नीचे दिख रहा है, क्या नीचे है जगह, हाँ दिख जाएगा नीचे, क्या कहा हमने, यहां से कहां बनेगी ना, यहां से 1 कूलम आवेश को
एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, ये हमने माना था, है ना, 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये चीज है बच्चों 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के अनुसार। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आज का सबसे मुख्य एक प्यारा सा डेरिवेशन करते हैं कि अगर मुझे किसी बिंदु पर, भैया अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल का मान अलग अलग होगा, यानी अलग अलग बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होगा, यानी विभव का मान दूरी पर निर्भर करेगा, इस आवेश दूरी पर निर्भर करेगा। तो चलिए अब निकालते हैं एक प्यारा सा डेरिवेशन, एक प्यारा सा सूत्र, किस प्रकार से दूरी पर निर्भर करेगा और किस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या 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 था हेडिंग? क्या था? हाँ, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का विभव। चलिए, तो पहला एक खूबसूरत सा ड्राइंग है कि भैया ये धनावेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और इसके चारों विद्युत क्षेत्र है। मैंने खाली एक डायरेक्शन में दिखा दिया, ये विद्युत क्षेत्र, यानी ये स्थिर वैद्युत बल लगाएगा कहां तक? अनंत तक, और अनंत के बाद नहीं लगेगा। ठीक है, अनंत के बाद स्थिर वैद्युत बल का मान 0 हो जाता है। अनंत पर कौन बैठा है? हमारा भाई एकांक धनावेश मस्त आराम से लेटा हुआ है अपनी जवाई लेते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाना है, उस बिंदु पर जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। सही है, तो जिस बिंदु पर हम लोग विभव ज्ञात करने वाले हैं उस बिंदु का नाम मैंने कह दिया, मान लीजिए ए। और ये जो ए बिंदु है इस आवेश के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। ठीक है भैया, आर का मान बढ़ेगा कम होगा, विभव का मान उसी हिसाब से बढ़ेगा कम होगा। ठीक है ना, वही चीज हमको निकालना है कि अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होता है, ये हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकाले कैसे पहले माना
एक बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर बिंदु A पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करना है। मुझे इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है ना। तो पहले दीजिए माना एक बिंदु आवेश प्लस q है जिससे r दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत विभव यानी कैपिटल V की गणना करना है, और हमें पता है कि भैया किसी बिंदु का जो वैद्युत विभव होता है, हमें पता है किसी बिंदु का जो वैद्युत विभव होता है असल में क्या होता है एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाएगा। कहां से? अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है उस बिंदु का विभव। ठीक है, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अगर मैं कार्य निकाल लूं तो मैं विभव निकाल लूंगा बटे क्यू नॉट करके। तो मुझे कार्य निकालना, कार्य क्या निकालना? कार्य मतलब अनंत से एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने में मैंने कितना कार्य किया। अगर मैं कार्य निकालूं कहां? अनंत से बिंदु A तक लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा। अगर मैं कार्य निकाल लूं तो बस विभव निकल जाएगा मेरा। तो चलिए कार्य निकालते हैं। क्या कार्य कैसे निकालेंगे? क्यू नॉट को यानी एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमको निकालना है ना। कार्य हमको निकालना है क्या? अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य में निकालना चाहता हूं। अच्छा ध्यान से देखिए, मुझे पता जैसे जैसे हम लोग आवेश की तरफ जाएंगे स्थिर वैद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा, यानी अलग अलग बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल का मान अलग अलग है और अलग अलग बिंदु पर बल का मान अलग अलग, यानी एक परिवर्ती बल है। और ध्यान से 11वीं क्लास की बात है भैया कि परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है, परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य हम कैसे निकालते हैं? समाकलन ऑफ F इंटू डिस्टेंस यानी दूरी यानी dx, और फिर यहाँ पे समाकलन का जो लिमिट होगा वह जहां से चलना शुरू किए हो और जहां तक गए हो, ये कहलाता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। सही है, इसी को अप्लाई करना। 11वीं की बात है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते? समाकलन बल गुणे विस्थापन, और यहाँ पे विस्थापन का ही लिमिट सीमा चल जाता है, कहां से आपने चलना शुरू किया है और कहां तक गए हो। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग कि बल और विस्थापन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो धनात्मक कार्य कहलाएगा, बल और विस्थापन अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। तो हम ये अप्लाई करेंगे। क्या क्या क्या? समाकलन ऑफ बल और विस्थापन यहाँ पे क्या है भैया? आर, यहाँ पे दूरी असल में आर है। ठीक है, बल विस्थापन, और यहाँ पे लिमिट क्या चढ़ जाएगी? हम कहां से चलना शुरू किए हैं? एकांक धनावेश कहां से चलना शुरू किया है? अनंत से बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक। अच्छा देखो, आवेश से दूरी है अनंत और कहां तक गए हैं? बिंदु A तक। तो आवेश से बिंदु A तक की दूरी कितनी है? R। तो ये जो बिंदु A की दूरी है वो असल में R है। हाँ भैया, यहां से दूरी ली जाती है, यहां से पहला स्थान है अनंत, और अनंत से हम कहां की ओर गए हैं? आवेश से बिंदु A तक यानी R दूरी तक। तो अनंत से R दूरी तक की लिमिट कहलाएगी, यानी अनंत से R दूरी तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य यहाँ पे हम निकालेंगे। अच्छा, स्थिर वैद्युत बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोग इस डायरेक्शन चल रहे हैं, है ना। एकांक धनावेश को मैं यहां ला रहा हूं तो देखिए बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है,
तो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। पता होना चाहिए आपको, 11वीं की बात है ये, आप 11वीं पढ़ के आए हैं, ऐसा मैं जानता हूं कि आप पास होके आए हैं। ठीक, चलिए निकालते हैं, कार्य निकाल लो, कार्य का मान यहां रख देंगे, आ जाएगा विभव। कार्य निकालते हैं, कार्य निकालते हैं कैसे, अनंत से लेके बिंदु ए तक किया गया कार्य। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिमिट है, नीचे अनंत, ऊपर है आर। अच्छा, बल कौन सा लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल। याद है स्थिर वैद्युत बल क्या था, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर था स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, के Q1 यानी पहला आवेश जो कि Q है, Q2 यानी दूसरा आवेश, एकांक धनावेश को मैंने लाया ना यहाँ पे, एकांक धनावेश को मैंने लाया ना यहाँ पे, तो दूसरा आवेश हो गया Q0 और बटे दोनों के बीच की दूरी यानी आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच दूरी यानी आर स्क्वायर, ये हो गया बल इंटू बी आर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया मैंने एफ का मान क्या लिया है, के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। कैसे, स्थिर वैद्युत बल है ये, असल में कौन सा बल है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल है ये भैया, स्थिर वैद्युत बल तो लगा रहा ना ये, वही है। ठीक 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 ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ये तो के तो आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, और ये क्यू क्या है, ये वाला आवेश, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट मान है, नियत मान है, नहीं बदलेगा। क्यू नॉट एकांक धनावेश का आवेश है, ये कांस्टेंट मान है, नहीं बदलेगा, नियत मान है। बदल क्या रहा, केवल दूरी बदल रही, दूरी यानी हम दूरी का समाकलन करेंगे, जैसे इसका दूरी का समाकलन करेंगे, दूरी के सापेक्ष, आर का समाकलन करेंगे आर के सापेक्ष। अरे जो चीज बदल रही, क्या बदल रही है, जैसे इससे पास आ रहे हैं दूरी बदल रही ना, दूरी बदल रही, तो दूरी का समाकलन होगा दूरी के सापेक्ष। चलिए इधर आ जाइए सब लोग, इधर आ जाइए सभी लोग, क्या है, मैं कार्य निकालने वाला हूं कि मैं भैया एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य मुझे करना पड़ रहा है। तो माइनस समाकलन, एक काम करो, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, क्या है कांस्टेंट, स्मॉल के क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, अब माइनस भी है बाहर, माइनस तो नहीं छोड़ने का, माइनस भी है बाहर। फिर यहाँ पे समाकलन हो गया आपका अनंत से लेके आर तक, अब बटे में क्या है आपका आर स्क्वायर इंटू बी आर, ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, बराबर माइनस के क्यू नॉट, फिर यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे लिमिट अनंत से लेके आर तक। अगर मैं आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो आर -2 हो जाएगा पावर इंटू डी आर। अच्छा, अब समाकलन बताओ आर पर -2 का, अगर आपको समाकलन याद हो, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यहाँ पे x नीचे वाला है, n क्या है, घात है, रख दो यहाँ पे माइनस के क्यू नॉट, और यहाँ पे समाकलन कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, r पावर -2 n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n यानी पावर, समाकलन हो गया, समाकलन हो गया। तो अपर लिमिट को अपर ही लिखते हैं, लोअर लिमिट को लोअर लिखते हैं, ये समाकलन हो गया आपका। इसको आगे बढ़ाइए, माइनस के क्यू नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, आर -2 प्लस 1 -1 आएगा, -2 प्लस 1 -1 आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट अनंत है। अच्छा, -1 को बाहर ले जाएंगे, -1 को बाहर ले जाएंगे, -1 को बाहर ले जाएंगे, माइनस प्लस हो गया, तो आ गया तो प्लस क्यू नॉट है ना, -1 बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 का भाग यही आएगा, अंदर क्या बचा आपके पास, ये खत्म, ये बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा आपके पास, आर की पावर -1। अगर मैं आर को नीचे ले जाऊं तो आर पावर +1 हो जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आ गया ना ये, अरे -1 पहुंच गया बाहर तो प्लस हो गया, आर नीचे पहुंच गया तो 1 बटे आर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर यहाँ पे अपर लिमिट आर, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दो, के क्यू नॉट पहले लिखते हैं उच्च सीमा, यहाँ पे आर का मान रखना है, पहला अपर लिमिट क्या है 1 बटे आर, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 बटे
अनंत। हमें पता है भैया 1/अनंत शून्य होता है, कुछ भी बटे अनंत शून्य होता है। तो क्या बचेगा पास, के क्यू क्यू नॉट 1 जा यही आएगा बटे आर। ये आया है आपका कार्य अनंत से लेके बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य है। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। ये कार्य हमने निकाल लिया। अब निकाल लीजिए, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी बिंदु का विभव क्या होता है, v बराबर डब्ल्यू अनंत से लेके ए तक किया गया कार्य किस प्रकार किया हमने, एकांक धनावेश को लाने में। ठीक है, डब्ल्यू कार्य कितना है यहाँ पे, के क्यू क्यू नॉट बटे आर, ये कार्य है, ये पूरा कार्य है। और बटे में क्या है अलग से, क्यू नॉट भी है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, आ गया आपका के क्यू बटे आर। ये होता है बच्चों किसी बिंदु का विभव, ये होता है किसी भी बिंदु का विभव, ये होता है किसी बिंदु का विभव। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा, जैसे जैसे दूरी कम होगी विभव का मान बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल V बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू क्यू बटे आर। ये होता है किसी बिंदु का विभव। और अगर मुझे सभी के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए, मान लो किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम के लिए जहां पे के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब अगर आपको निर्वात के लिए निकालना है, निकालिए, निर्वात के लिए, वायु के लिए, मुक्त आकाश के लिए। तो निर्वात के लिए बच्चों जो परावैद्युतांक के होता है उसका मान 1 होता है, कर दो 1। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो गया निर्वात की स्थिति में। ये आपको ध्यान रखना, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। ठीक है, के क्यू बटे आर। ये होता है किसी बिंदु का विभव। जैसे जैसे दूरी बदलेगी विभव का मान भी बदलेगा। अच्छा, एक कंडीशन है, ये पूरा हो गया डेरिवेशन आपका, यहां शुरू है ये अंत है, ये पूरा डेरिवेशन आपका हो गया। ठीक ना, हमने भैया देखा यहाँ पे कि एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य कैसे होता है, ये होता है विभव बराबर कार्य बटे क्यू नॉट। हमने कार्य निकाल लिया। हमें पता भी अलग अलग बिंदु पर बल का मान अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे परिवर्ती बल है। अब परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य कैसे निकालते हैं, समाकलन कर लेते हैं बल गुणित विस्थापन, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तुमने कहां से चलना शुरू किया, कहां तक गए। अब पूरी दूरी मेजर करते हैं आवेश केंद्र से, आवेश केंद्र से अनंत दूरी है, और आवेश केंद्र से कहां तक गए तुम, ए दूरी यानी आर दूरी तक गए। तो लिमिट हो गया अनंत से लेके आर तक। बल यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल है, तो यहाँ पे क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के Q1 है Q, Q2 है एकांक धनावेश, और दोनों के बीच दूरी आर है, आर स्क्वायर हो गया। फिर के क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट मान है, खाली यहाँ पे क्या दूरी बदल रही है, इसलिए दूरी का हमने समाकलन कर दिया, आ गया जो कि ये आ गया समाकलन में, कहां कहां का ये आ गया आपका समाकलन। ठीक, इसको सॉल्व कर दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो आ गया के क्यू क्यू नॉट बटे आर। फिर हमने विभव रख दिया, विभव बराबर कार बटे क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बटे आर आ गया है। ये होता है किसी बिंदु का विभव, के क्यू बटे आर। अब अगर आपको पता करना है कि 4G, एक चीज बताइए कि अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर यानी आर बराबर अगर मैं अनंत कर दूं तो अनंत दूरी पर विभव का मान कितना होता है भाई, विद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य होता है अनंत दूरी पर, स्थिर वैद्युत बल का मान शून्य होता है अनंत दूरी पर, तो अनंत दूरी पर विभव का मान कितना है, तो निकाल लीजिए भैया। यहाँ पे अनंत हो जाएगा, अनंत नीचे आ जाएगा, अब कुछ भी बटे अनंत शून्य, नीचे अनंत, अरे कुछ भी बटे अनंत शून्य, कुछ भी गुणे अनंत शून्य, कुछ भी गुणे अनंत अनंत, अब कुछ भी बटे अनंत शून्य। यानी अनंत दूरी पर विभव का मान भी शून्य होता है, क्यों, विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य, स्थिर वैद्युत बल का मान भी शून्य, तो विभव का मान भी शून्य। और तुम खुद समझो,
तो ये अनंत दूरी पर कोई बल कार्य तो कर नहीं रहा है, यानी एकांक धनावेश को अनंत के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में तुम्हें कुछ कार्य करना पड़ रहा है क्या? किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है, तो विभव का मान शून्य होता है। अब जहां तुमको बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है वहां पे विभव आता है। यहाँ कोई बल ही नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो तुम किसके विरुद्ध काम कर रहे हो? किसी के विरुद्ध नहीं, इसलिए वहां का विभव का मान शून्य होता है। अब बात आती जाएगी, मान लीजिए मैं दूरी कर दूं शून्य, दूरी कर दूं शून्य, यानी यानी मैं आवेश के केंद्र की बात कर रहा हूं, यानी आवेश के अंदर की बात कर रहा हूं, तो आवेश के अंदर का विभव कितना होता होगा? तो यहाँ पे शून्य रख दो, शून्य गुणे कुछ भी शून्य, अब कुछ भी बटे शून्य होता है बच्चों क्या? अनंत। अनंत का मतलब होता है यहाँ पे अपरिभाषित, पता नहीं, आवेश के अंदर कोई झांक कर थोड़ी दिख पाएगा, तो अनंत का मतलब यहाँ पे हो गया अपरिभाषित, यानी आवेश के अंदर का जो विभव है नहीं पता, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। तो अनंत का मतलब केवल ये नहीं होता बहुत, अनंत का मतलब होता है सच में नहीं पता, नहीं पता है, आवेश के अंदर कितना विभव होता है नहीं पता। ये हो गया आपका डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु A पर कितना विभव हो, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। आप देख लो, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देखिए विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा। क्यों? एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कम काम करना पड़ेगा, विभव कम होगा। ठीक, और जैसे जैसे दूरी कम होगी विभव का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी कम होगी यानी एकांक धनावेश को लाने में बल के विरुद्ध ज्यादा काम करना पड़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटा दें बस। ये है आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, और अब से आपको यही ध्यान रखना है, किसी बिंदु पर विभव के क्यू बटे आर, किसी बिंदु का विभव के क्यू बटे आर। अब दो चीज समझिए, हमने देखा था भैया ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वह 1/r² होती है, यानी 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 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका वर्ग गुना विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। और जो विभव ध्यान से देखिए वह दूरी के ही व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे स्क्वायर नहीं सॉरी 1/r है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम तो होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम विभव का एक मिनट, विद्युत क्षेत्र की तुलना में विभव का मान कम ही कम होगा। कैसे समझाएं, कैसे समझाएं? समझो आपको एक ग्राफ समझाते हैं, ये दूरी है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं विद्युत क्षेत्र तथा विभव। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेजी से कम होगा, क्यों? वर्ग गुना कम होगा। तो ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेजी से कम होगा। ठीक, विभव की बात करें, विभव भी कम होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम कम होगा। देखिए विभव की बात करते हैं, यहाँ पे विभव कम होना शुरू हुआ, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम ही कम होगा लेकिन कम रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम रहेगा। कैसे समझा दें? अरे हाँ ठीक तो है भाई, विभव का मान विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम रहेगा, मतलब मान लो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा कम हो गई, मतलब ऐसे समझो अगर दूरी को मैं दोगुना कर दूं तो विद्युत क्षेत्र का मान 4 गुना कम हो जाएगा, सही ना? 2r का स्क्वायर यानी 1/4r², 4 गुना कम हो जाएगा, ऐसे समझो ना। अगर मैं दूरी को दोगुना कर दूं तो विद्युत क्षेत्र का मान 4 गुना कम हो जाएगा,
और विभव का मान क्या हो जाएगा, केवल 2 गुना कम हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तुलना में विभव का मान केवल आधा, विद्युत क्षेत्र का आधा कम हुआ है ना। यहाँ पे 4 गुना कम हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना कम हो रहा है केवल। तो विद्युत क्षेत्र की तुलना में विभव का मान कम कम होता है। एकदम सही, और समझ गए तो अच्छी बात है ना। विद्युत क्षेत्र तेजी से कम होता है, लेकिन विभव उतनी तेजी से कम नहीं होता है। ये चीज है विभव। ठीक बात। हाँ, अब एक आखिरी चीज आज के लेक्चर का कर लीजिए कि एक अध्याय 1 में हमने बात की थी कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल है। सही है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल है। तो स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की बात तो 11वीं क्लास में हो गई है कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। क्या स्थिर वैद्युत संरक्षी बल है? प्रूफ चाहिए तो थोड़ा प्रूफ दिखा देते हैं। भैया कोई बल संरक्षी बल क्यों कहलाएगा? जब उसके द्वारा बंद परिपथ में किया गया कुल कार्य शून्य होगा, तब कोई बल संरक्षी बल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो इस पर बल लग रहा है ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। और इसी विद्युत क्षेत्र में मैंने 2 बिंदु ले लिए, बिंदु ए और बिंदु बी। अब एकांक धनावेश को ध्यान सुनिएगा, एकांक धनावेश को अगर मैं बिंदु बी से बिंदु ए तक लाऊं तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। मैं कह सकता हूं ना, यहाँ पे जो बिंदु ए का विभव है ए, और बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा बी बी, और इनके बीच यह कार्य क्या कहलाएगा? अभी हमने बी से ए तक एकांक धनावेश को लाया, ये कहलाएगा इन दोनों के बीच के, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। कि एकांक धनावेश को अगर मैं बिंदु बी से ए तक लाऊं तो मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा, इसे कहते हैं विभवांतर, है ना। उच्च विभव या अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अब मैं क्या करूं, ये मेरा पहला रास्ता था। अब एकांक धनावेश कहां आ गया? यहाँ पे आ गया। अब मैं उल्टा करूंगा, क्या करूंगा? अब मैं एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ले जाऊंगा, यानी दूसरे रास्ते, तभी बंद परिपथ कहलाएगा, तभी ये बंद परिपथ कहलाएगा। अब अगर मैं एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाऊं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा भाई? भी बी अंतिम विभव, यहां से चलना शुरू किया, यहां गया अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, और कितना हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए से बी बटे क्यू नॉट, है ना। एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब इन दोनों को जोड़िए, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो VA प्लस में VA माइनस में कट जाएगा, VB माइनस में VB प्लस में भी कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे यहाँ पे? डब्ल्यू बी से ए बटे क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू ए से बी बटे क्यू नॉट बराबर कुल विभव आ गया यहाँ पे शून्य। यही तो बोल रहे थे हम, संरक्षी बल किसे कहते हैं कि एक बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ में किसी बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है, उसे कहते हैं संरक्षी बल। ठीक है, देख लीजिए, किया गया कुल कार्य शून्य है। एक बंद परिपथ में किसी बल द्वारा किया गया कार्य अगर शून्य है तो उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। यहाँ पे कौन बल कार्य कर रहा है भैया? स्थिर वैद्युत बल के खिलाफ ना कार्य कर रहे हो, यानी स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। और ये जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है ये एक संरक्षी क्षेत्र है। किया गया कुल कार्य शून्य तो वह संरक्षी क्षेत्र और बल कहलाएगा। ये चीज है बस। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।